नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में लगातार 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली का मौसम सुहाना हुआ है, पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन ये राहत दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी लेकर के आती है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों के अंदर जल भराव की समस्या आ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार दिल्ली की बीजेपी रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कई वीडियो पोस्ट की गई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में लगातार पानी भर रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार बीजेपी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को घेरती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और एलजी भी बीजेपी का समर्थन करते हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम, दिल्ली एनडीएमसी सब बीजेपी के पास है। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर लगातार जल भराव की समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। हालांकि इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद सड़कों पर जल भराव वाले इलाकों में पानी निकासी की टीम के साथ पानी निकलवाती हुई नजर आई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि हमारी सरकार को बने हुए मात्र 3 से 4 महीने हुए हैं, लेकिन हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। दिल्ली में लगातार जल भराव की वजह से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आम राजनीतिक दलों को मिला हुआ है। राजनीतिक दलों का कहना यह है कि जिस तरह से 100 दिन के कार्यकाल को और 5 महीने के कार्यकाल को बताया जा रहा है, उस तरह से नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली के अंदर अभी भी जल भराव की समस्या है। बहरहाल जल भराव की समस्या ज़रूर है, लेकिन कई इलाकों में लगातार हुई बारिश की वजह से जहां जल भराव हुआ, वहीं दिल्ली की जनता को सुहाना मौसम मिला और थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सरकार ने दावा किया था कि आने वाले मानसून में जल भराव नहीं होगा, तो क्या लगातार हो रही इस बारिश के बाद सरकार कोई कदम उठाएगी, जिससे अगर बारिश रुकती है तो आने वाले दिनों में लोगों को इस समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। देश में अखिलेश यादव की पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव को लेकर के की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। इस मौलाना के दिए गए बयान को भुनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं के सम्मान में उतरी भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है और ये बात कही जा रही है कि मौलाना को अपनी बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं मौलाना के थप्पड़ कांड के बाद अब राजनीति और गर्मा गई है, चूँकि मौलाना ने आरोप लगाया कि ये सभी चीज़ें अखिलेश यादव करा रहे हैं और अखिलेश यादव के समर्थक जो हैं वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इस निंदनीय टिप्पणी के बाद प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने जैसी बात हो रही है, चूँकि किसी महिला, और वो भी ऐसी महिला जो कि कई महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हों, देश की सांसद, और महिलाओं को लेकर के अपना खुद का उनका सम्मान है और उनको लेकर के इस तरीके की अभद्र टिप्पणी के बाद से प्रदेश में राजनीति का माहौल गर्मा गया है। अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक चुप्पी साध के रखी है। वहीं डिंपल यादव ने ये बात ज़रूर कही थी कि जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, तो महिलाओं के सम्मान को किस तरीके से बरकरार रखना है, ये प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए। इन तमाम बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान अभी तक इस पूरे मामले में नहीं आया है, लेकिन महिलाओं के सम्मान को लेकर के इस निंदनीय दिए गए बयान के बाद से प्रदेश में राजनीति भड़क चुकी है। और हाल ही में प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह मौलाना के पोस्टर भी लगा रहे हैं और उनको लेकर के बयानबाजियां भी कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर के इस पूरे मामले में मौलाना के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के, सांसद पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के। लेकिन अगर प्रदेश की राजनीति को समझने का प्रयास करें तो प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे को भुनाने का काम किया जा रहा है। आखिरकार ये मुद्दा कितना कार्य करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक सांसद पर, महिला सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को देखते हुए मौलाना बुरी तरह से ज़रूर फंसते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की संकल्प रैली को कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ देख रहे हैं और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो पीडीए की पूरी योजना लेकर लगातार क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं
और यही वजह है कि बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक पार्टी को मजबूती मिले और पीडीए का जो परिवार है वो बढ़े। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो जिला कार्यकारिणी की जो कमेटी है वो लगातार कहीं न कहीं जिलों में भ्रमणशील है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पीडीओ को और मजबूत किया जा सके। शायद यही वजह है कि तमाम समाज के लोगों को साधने की कार्रवाई चल रही है। और यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी अलग अलग समाज के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ताकि वो अपने समाज को पीडीए के साथ ले आ पाएँ। लगातार कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी जो जिम्मेदारी पार्टी के तरफ से उनको दी गई है उसका बाखूबी निर्वहन करें। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं संगठन की बैठक करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कई बार कार्यकारिणी और संगठन के पदाधिकारियों से कह चुके हैं कि वो लगातार कहीं ना कहीं पीडीए की जो संकल्प है उस तमाम बातों को आम जन तक पहुंचाएं। और जिस तरह से देश विरोधी तमाम कार्यों में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है उसको आने वाले 2027 के विधानसभा में रोका जा। देखने वाली बात यह होगी कि कितना कुछ पीडीए की जो संकल्प यात्रा है मजबूत हो पाती है। आने वाले समय में 2027 में कितना कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का अगर गुट है तो केशव प्रसाद मौर्य का भी गुट है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, किसी सूत्र के माध्यम से पत्रकारों को खबरें आ ही जाती हैं। अभी फिलहाल अटकलें बड़ी तेज़ गर्म हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कब आएगा, इस पे भी सस्पेंस है। योगी आदित्यनाथ बाकायदा कुछ नामों पे उन्होंने आपत्तियां जताई हैं। 3 नाम जा चुके हैं जिसमें बहुत से नाम लोग सूत्रों के हवाले से बातें कर रहे हैं, मगर अभी तक प्रदेश अध्यक्ष सुनियो जो है बाकायदा तय नहीं किया गया है राष्ट्रीय नेतृत्व के ज़रिए से। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो भी तय नहीं हो पा रहा है। आखिरकार इतना विलंब का क्या मामला है? क्योंकि आरएसएस अपनी राजनीति की अलग पटकथा जो है स्थापित करना चाहती है और बाकायदा हाल में मोहन भागवत ने जिस तरीके से कहा कि 75 साल की उम्र में इंसान को घर पे आराम करना चाहिए, सीधे सीधे कटाक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने एज लिमिट लगाई थी, खुद वो 75 जो है होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात इस तरह की बातें जो निकल के आ रही हैं कि इन बातों में अब कितनी अंदर की गुटबाजी है। हकीकत में आरएसएस बीजेपी के कुछ नेताओं में गुटबाजी और बीजेपी में खुद उत्तर प्रदेश में अंतर्कलह कहीं ना कहीं सामने नज़र आ जाती है, क्योंकि एक बार शोरगुल हो जाता है, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं और ये तय हो जाता है कि 1-2 दिन में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नाम पीछे हट जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात मशहूर है कि जिसका नाम ज़्यादा चर्चा में आ जाता है वो सीट नहीं पाता है। अब देखने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ का अलग गुट, केशव प्रसाद मौर्य का अलग गुट और कुछ नेता न्यूट्रल हैं जो दोनों खैमे में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन गुटबाजी से निकल कर एक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष देने में कामयाब होती है। कैमरा किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। अभी मैं बिहार से सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूं चुनावी समीक्षा पर। बिहार में जो है चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन जो है अपनी अपनी ताकत जो है बिहार विधानसभा चुनाव पर जो है लगा दिए हैं। लेकिन मैं बात करूं छोटे दलों का, तो छोटे दल भी जो है किसी से कम आंकने को नाम नहीं ले रहे हैं। वो भी जनता को बीच में जा रहे हैं और जनता का जो है भरपूर उनका भी जो है समर्थन मिल रहा है। मैं बात करूं जनस्वराज का, जो प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर भी जो पूरी ताकत जो है बिहार में जो है लगा दिए हैं। यहाँ तो एनडीए गठबंधन का नाम हो रहा था, एनडीए गठबंधन का नाम हो रहा था, लेकिन ये थर्ड फ्रंट जो है जनस्वराज जैसे ही आया है वैसे ही जो है सभी दलों में जो है खलबली मच गया है। सभी दल जो है चुनावी समीक्षा को लेकर जो है जनता को बीच में जाते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन देना शुरू करते हैं ताकि जो है जनता का वोट जो है मेरे पक्ष में आ जाए। लेकिन बिहार का अगर मैं कानून व्यवस्था पर मैं बात करूं तो कानून व्यवस्था पर जो है विपक्ष बार बार कटाक्ष कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
मैं प्रशासन के नाक के नीचे जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं, खुलेआम जो है गोलियां तरतरा रही है और बेजुबानों को जो है जान ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ देकर जो है बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में मैं बात करूं, मैं बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का, वो जो है बार बार जो है नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी खटारा हो गए हैं, अचेतावस्था में आ गए हैं, कहीं ना कहीं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बात करूं मैं सम्राट चौधरी का, जो सम्राट चौधरी कसम खाए थे कि मैं जब तक मैं पगड़ी नहीं हटा खोलूँगा जब तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उनका तो पगड़ी खुले नहीं, लेकिन वो गठबंधन में ही है। बार बार जो है इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया जारी है, जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब जनता का किससे भलाई होगा ये तो जनता ही समझेंगे। आखिर भरोसा किस पर जताएंगे। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी ने नई पीएसी यानी राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है। कांग्रेस आलाकमान ने रमेश चन्नीथला को पीएसी की कमान सौंपी है। वहीं हर्षवर्धन सपकाल समेत कई दिग्गज नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई है। अपने मिशन की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बड़ा संगठनात्मक दांव चला है। मंगलवार को पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी का गठन कर दिया है। इस समिति की कमान अब प्रदेश प्रभारी रमेश चन्नीथला के हाथों में होंगी। पीएसी चुनावी रणनीतियों को धार देने वाली कांग्रेस की सबसे अहम इकाई होती है। इसका मकसद है पार्टी की चुनावी तैयारियों को जमीनी हकीकत से जोड़ना। नई पीएसी में कई बड़े और अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है। इनमें से प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, पृथ्वीराज चौहान और सुशील कुमार शिंदे जैसे बड़े नेता शामिल है। ये समिति आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति तय करेंगी और राज्य भर में चुनावी अभियान को लीड करेंगी। इस नई टीम में 16 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 38 उपाध्यक्ष और महासचिव 108, 95 सचिव, 87 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने प्रदेश संगठन में 250 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति किया है। संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर भी नियुक्तियां की गई है। कांग्रेस का मकसद है कार्यकर्ताओं में जोश भरना और पार्टी को हर क्षेत्र में सक्रिय करना। कांग्रेस की ये कवायद न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि कर्नाटक में भी देखने को मिल रही है, जहां चुनाव अभियान समिति का पुनर्गठन किया गया है। वरिष्ठ नेता एल हनुमंथिया को वहां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साफ है कि कांग्रेस अब मिशन पर अपने काम करने में जुटी है, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में संगठन को मजबूत कर पार्टी लोकसभा के साथ में विधानसभा चुनाव और जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उनकी तैयारियों में जुट गई है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की, क्योंकि उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं हम जाने मानस को करना पड़ रहा है। आज सुबह से ही देखिएगा कि उत्तराखंड के राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में जो बारिश है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है और जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि यदि मैं बात करूँ पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार जो झमाझम बारिश है वो बरसती हुई नजर आ रही है, जिससे आम जनमानस को तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनको खासकर बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आया हुआ है, जिसके कारण यातायात ही बाधित हो रहा है। यदि मैं खासकर बात करूं बद्रीनाथ हाईवे की, तो इस समय बद्रीनाथ हाईवे भी कहीं ना कहीं बंद चल रहा है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा सड़क का धंस गया है और जिसके कारण जो यातायात है वो बाधित हुआ है और उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अभी भी पूर्वानुमान जारी किया गया
गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 7 जुलाई तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो तमाम ज़िले हैं उनमें बारिश और उसके साथ ही देखिएगा कि जो भारी से भारी बारिश होने का अनुमान कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से जताया गया है। लेकिन उसी के साथ देखिएगा कि आपदा प्रबंधन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या अन्य जो टीमें हैं, तमाम टीमों को निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से दिए गए हैं कि मौसम खराब होने पर कहीं ना कहीं वो अलर्ट मोड पर रहें, ताकि कहीं पर भी भूस्खलन का मामला होता है या कोई ऐसी आपदा आती है तो उसके लिए समय पर वहाँ पर पहुँचा जाए और नुकसान जो है उसको कम से कम किया जाए। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है और उनको कम करने का यही तरीका है कि जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ पर टीम जल्द से जल्द पहुँचे और भारी नुकसान होने से बचा सके। तो इसी तरीके से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने अपने स्तर से सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और जहाँ पर इस तरह की समस्याएं आती हैं वहाँ पर पहले से ही जो टीमें हैं या तकनीकी मशीनें हैं उनको स्थापित करेंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जनपद संभल में ग्राम प्रधान को फट्टे से पीटने के आरोपी दरोगा अंकित सैनी को एसपी संभल ने लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बताएं, बीते कई दिनों से ये मामला लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खी बना हुआ था। आपको बताएं, बीते कई दिन पहले गांव कमलपुर सराय ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान मेवाराम सैनी ने एक आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को सौंपा गया था और उन्होंने उस प्रार्थना पत्र में कहा था कि थाने के दरोगा अंकित सैनी ने 2 दिन तक प्रधान को बंद रखा और गिनकर 100 पट्टे मारे। 100 पट्टे मारने से पीड़ित प्रधान ना तो बैठ पा रहा है ना लेट पा रहा है, इतनी परेशानी है, इतना दर्द है। आपको बताएं, एसपी ने जो संभल सर्किल के सीओ हैं आलोक भाटी, उनको जांच सौंपी और जांच के उपरांत जो पीड़ित प्रधान हैं मेवाराम सैनी, उनको सीओ कार्यालय बुलाया गया। मेवाराम का आरोप है कि पुलिसकर्मियों द्वारा और आरोपी दरोगा द्वारा सीओ ऑफिस में बयान देने से रोका गया। इतना कहा गया कि हम माफ़ी मांगते हैं, मामले को रफा दफा कर दीजिए, लेकिन पीड़ित प्रधान ने वहाँ पर अपने बयान दर्ज कराए। वहीं आपको बता दें, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश सैनी का कहना है कि एक प्रतिनिधि को इस तरह से कोई भी दरोगा नहीं पीट सकता, जबकि एसओ जो थाना हियातनगर है उनको कहा गया कि ये बच्चों का विवाद है, छोटे बच्चों में झगड़ा हुआ है, बड़ा मामला नहीं है, मामले को निपटा दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर दरोगा अंकित सैनी ने कई दिन तक ग्राम प्रधान को पीटा। आपको बताएं, बीते सोमवार को इसकी जांच जो सीओ थे आलोक भाटी, उन्होंने एसपी को सौंप दी। अब जनपद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिन दरोगा पर आरोप लगा है अंकित सैनी पर, उनको लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बताएं, लगातार सैनी समाज में प्रधान को द्वारा जिस तरह से प्रार्थना पत्र दिया गया था मारपीट करने का, उसके बाद सोशल मीडिया पर रोष बना हुआ था और पूरा समाज एकत्र हो गया था। इसके बाद एसपी ने अब बड़ी कार्रवाई कर दी है और इसमें अब जांच प्रचलित है। देखने वाली बात होगी आगे और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज़, जनपद संभल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। राजस्थान में पिछले दिनों जहां एक स्कूल की इमारत गिरने के बाद वहां पर दर्दनाक हादसा हुआ, तो उसके बावजूद भी हरियाणा के फरीदाबाद में उस वाक़या के बाद भी जो है जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में फरीदाबाद में भी एक सरकारी स्कूल जो कि पिछले 6 साल पहले ही खंडम घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी उस खंडर इमारत में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं और ये जो बच्चे हैं वो डर के साए में जो है पढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर अभिभावक एकता मंच की ओर से आवाज़ उठाई गई है और कहा गया है कि अगर इस तरह के स्कूल फरीदाबाद में चल रहे हैं तो बेहद गलत हैं और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को इन पर संज्ञान लेकर इनकी बिल्डिंगों को या तो दोबारा से निर्माण कराया जाए या फिर इन बच्चों को कहीं अन्य दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कराया जाए।
हालांकि अब इस तरह के जो स्कूल हैं वो इसी तरह से चल रहे हैं। फरीदाबाद के इंदिरा नगर में इस तरह का एक निर्माण जो कि कई सालों पहले जो है बना था, लेकिन अब 6 साल हो चुके हैं जिसको कंडम घोषित सरकार की जिला प्रशासन की ओर से किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जब बच्चों और अभिभावकों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बच्चे यहाँ पर डर के साए में भेजा जा रहे हैं और बच्चे भी जो है डर के साए में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कभी भी यहाँ पर कोई जो है अनहोनी घटना है या यहाँ पर जो है बिल्डिंग जर्जर हालत में गिर सकती है, लेकिन इस और शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि अब मीडिया में खबर आने के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शिक्षा विभाग इस पर कोई जो है कार्रवाई करता है और इस बिल्डिंग की इमारत को दुरुस्त कराता है या फिर बच्चों को कई अन्य स्कूलों में शिफ्ट कराने का काम करेगा। हालांकि फरीदाबाद में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत इस तरह से खस्ता बनी हुई है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेग 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कैथोलिक चर्च के 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर के सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि दिल्ली, केरल में जो है इस मसले को लेकर के सियासत जारी है और लगातार जो है कई गंभीर आरोप जो है बीजेपी के सरकार पर जो है विपक्ष वो लगा रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर के जो है केरल के जो सांसद डेलीगेट्स जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां पर जो 2 नन जो है इस दौरान जो है जो दो नन हैं वो दुर्ग जेल में जो है बंद है। उनके ऊपर जो है मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन कराने का जो है आरोप लगा है। इस पूरे मसलों को लेकर के जो डेलीगेट्स हैं उनने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है रायपुर में एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस को डेलीगेट्स ने संबोधित किया। इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस आधार पर ये जो आरोप जो है नन्स पे लगाए गए हैं वो पूरा जो है रचनात्मक है, ये पूरी तरीके से झूठ है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा जिस तरीके से ननों के साथ जो है पुलिस के सामने मारपीट हुई ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से द्वेषपूर्ण उन पर कार्रवाई हुई है ये पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कहा कि जो ननों पर जो गिरफ्तारी हुई है वो केस को खारिज करे और जो मारपीट हुई है उन पर जो है FIR दर्ज हो। इस तरीके के बात जो है डेलीगेट्स ने कही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 2 ननों को जो है दुर्ग स्टेशन पर जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था और उन ननों के साथ में जो है 3 आदिवासी लड़कियां भी थी और उस वक्त ये आरोप लगा था कि ननों ने जो है उन्हें जबरदस्ती बहला फुसला करके मानव तस्करी कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन का जो है बदलने का आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद सियासत गर्मा गई और दोनों नन के ऊपर में FIR दर्ज हो गई है। वही इस पूरे मसले को लेकर के जो विपक्ष लगातार जो है लगातार सरकार को घेरता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा ये कार्रवाई पूरी तरीके से जो है देशपूर्ण हुई है और जो जिस तरीके से ये कानून का जो है खुलेआम जो है धज्जिया जो है उड़ाई जा रही है। इसके साथ ही इस पूरे मसले को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कानून अपना काम कर रही है और कानून के पास में इन ननों के जो है गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत है, उनके आधार पर जो है गिरफ्तारी हुई है। अब देखना ये होगा इस मसले को लेकर के दिल्ली तक सियासत है छत्तीसगढ़ में, आखिर इस पर्याप्त सबूत के बीच जो है इस कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, जगत 24 न्यूज, रायपुर।